हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम अपनी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे एसएसटी के पेपर 2 के 60 क्वेश्चनों का आज एनालिसिस किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से कहां से आते हैं, जो मेरे द्वारा आपके टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग अभी देख लेंगे कि वहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और एनालिसिस भी देख लेंगे कि क्वेश्चन उसी प्रकार बन रहे हैं जिस प्रकार लेक्चर्स में बताए गए हैं। जहाँ जहाँ अंडरलाइन कराया गया है सेम वही लाइनें छप के आ रही हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन बनते ही नहीं। किसी टॉपिक से जो बताया हूँ, जितने क्वेश्चन बताया हूँ और अंडरलाइन करवाया हूँ, नोट करने के लिए बोला हूँ, उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से भी नहीं बनते हैं। तो इसलिए आप लोग लेक्चर्स को ज़रूर सुने एक बार। और ये जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। यदि कोई दिक्कत परेशानी है आपको तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। जो मटेरियल आपको ना मिल रहा हो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कंटेंट 101%। इसलिए आप घबराएं नहीं, अपनी तैयारी जारी रखें और सतत अभ्यास करें। इसमें हर दिन आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, लेक्चर्स भी मिलते हैं बीच बीच में। लगभग करीब 30-35 टॉपिक आपके डाल दिए गए हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के। तो इस प्रकार से आप इसमें सतत अभ्यासरत रहिए, जुड़े रहिए, तो आप उसका परिणाम अपने जुलाई के एग्ज़ाम में बेहतर पाएंगे। तो आज की जो चर्चा है हमारी वो है एसएसटी पेपर 2 के 60 क्वेश्चनों की। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, आराम बाग अधोलिखित किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था? ये मुग़ल कालीन इतिहास का या मध्यकालीन की बात करें, मध्यकालीन इतिहास में मुग़ल कालीन का। तो इसमें पूछा गया है कि आराम बाग अधोलिखित में से किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है बाबर। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर। बाबर ने आराम बाग का निर्माण करवाया था। इसके अभी यदि डिटेल की बात करें तो यह एक फारसी उद्यान था जिसका अर्थ है आराम का बाग, उसके शब्द में ही छिपा है। तो बनवाया किसने? बाबर ने। है कौन से देश से लिया गया था? तो चूँकि ये सब अरबी भाषी व्यक्ति थे, फारसी भाषी व्यक्ति थे, मुस्लिम कंट्री से थे, तो इस प्रकार से फारसी उद्यान था ये। कब बनवाया गया? तो आराम बाग का जो निर्माण करवाया गया तो 1528 में मुग़ल सम्राट बाबर द्वारा निर्माण किया गया और मुग़ल काल की जो नींव रखी गई वो भी बाबर द्वारा ही रखी गई। ये भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। तो इस प्रकार से इसका आंसर बाबर होगा। और यहीं पर बाबर को दफनाया गया था आराम बाग में ही। फिर बाद में इसको क्या किया गया? अफ़गानिस्तान के काबुल में दफनाया गया। तो इस प्रकार से इतने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इसका डिटेल था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। तो पूछता है कि 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी है गांधी जी। तो आपको चूज करना है इनमें सही आंसर कौन है।
अर्थात इनमें से किसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है, इसी में क्वेश्चन में ही आंसर एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे होम रूल आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई, 1916, 1913, 1915 या इनमें से कोई नहीं, या कोई और दे देगा तो 1916 में। तो एक क्वेश्चन आप खुद इस क्वेश्चन से भी बना सकते हैं, शायद पूछ ले। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वीजी तिलक। तो इसमें सहायता भी करी थी, एक विदेशी महिला थी हमारी, तो उन्होंने इसमें सहायता भी करी थी। तो इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक जो है 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किए हैं। आयरिश होम रूल आंदोलन से ये क्या था, प्रेरित था, और वो आयरिश महिला भी थी। यह 1916 से लगभग 1918 के बीच 2 वर्षों तक चला, ये इसका डिटेल है। और बाद में इसको बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज सभा का नाम दे दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, ऐसी मांग भी करी गई थी। तो होम रूल आंदोलन के तहत ही करी गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस लेखक का आपको नाम चूज करना है जिसके पुस्तक में क्या है, कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता हो। ऑप्शन ए है जलहड़, ऑप्शन बी है बिलहड़, ऑप्शन सी है कलहड़ और ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जलहड़ बिलहड़ नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, कलहड़ नाम का था और कालिदास जी थे। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कलहड़। कलहड़ की पुस्तक भी क्या थी, प्रसिद्ध पुस्तक थी, राजतरंगिणी। तो पुस्तक को भी आप नोट कर सकते हैं, या आप इसको एक आध बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा कि कलहड़ जी की जो पुस्तक थी वह थी राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण करी। अब आपको बताना है, दिल्ली सल्तनत कालीन का क्वेश्चन है ये। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए है सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करता है। ये दक्षिण भारत में आया था और वहाँ से धन एकत्रित किया, जीता जब तो अपने चाचा को ही मार दिया था और राज सिंहासन ले लिया था उनसे और स्वयं राज्य करने लगा था। चाचा भी था और ससुर भी था, दोनों लगता था जलालुद्दीन खिलजी उसका। तो इस प्रकार से इसने वध कर दिया था उसका। देवगिरी अभियान किया था महाराष्ट्र में, वर्तमान महाराष्ट्र। वहाँ से धन संपदा प्राप्त हुई, सैनिकों को दिया, अपने तरफ मिला लिया और उनका काम तमाम करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो सिकंदर द्वितीय की इसने बहुत विजय यात्राएं भी की थी, बहुत विजय किया था, लगभग सभी किलों को जीत लिया था। इसलिए इसने सिकंदर द्वितीय, जैसे वो विश्व जीतने का सपना देखा था, इसी तरह इसने, तो इसका एक सलाहकार था और मित्र भी था। तो उसने सलाह दिया था कि पहले भारत को जीतो, इसके बाद विश्व को जीतना। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। ये 1296 से 1316 तक शासन किया था। बाजार व्यवस्था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसकी सबसे मुख्य
योजना थी जिसके तहत ये कंटीन व्यवस्था वर्तमान की जो सैनिक की चलती है, उस समय बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था सैनिकों के लिए। तो इसको याद रखेंगे आप। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 है, सुमेलित करना है। 2 सूची दी गई हैं। तो जो हमारे समाज सुधारक थे उनके नाम हैं और उनकी कुछ क्या हैं, उनके द्वारा गठित कुछ संस्थाएं हैं, उनके नाम हैं। तो आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची सेकंड है, ये फर्स्ट ही नहीं है, इसको आप सेकंड कर लीजिए, ये सेकंड हो जाएगी। तो ए में है राजा राम मोहन राय, उनके सामने नंबर 1 है रामकृष्ण मिशन। बी में है विवेकानंद, इधर दूसरे नंबर पर है प्रार्थना समाज। सी में है दयानंद सरस्वती, तीसरे में है ब्रह्म समाज। डी में है MG रानाडे, इधर फोर्थ में है आर्य समाज। अब नीचे कूट दिए गए हैं, अब नीचे कूट दिए गए हैं। तो कूट ए बोलता है, ऑप्शन जो ए है तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन बी है ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन सी है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन डी है ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इनमें से कौन से सही हैं? तो इनमें से यदि आप एक आध भी पकड़ पाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। जैसे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, आप जानते हैं उनके गुरु ही थे रामकृष्ण जी, परमहंस जी। तो ऑफिशियली उसकी जो स्थापना की तो विवेकानंद जी द्वारा ही की गई। तो इस प्रकार से आप एक आध भी पकड़ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन वहाँ भी एलिमिनेशन मेथड इसीलिए बोलता हूँ कि आपको अपनाना चाहिए। तो इसलिए आप पहले डिटेल देखें तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। वहाँ डिटेल नहीं देखेंगे तो फिर ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए सभी कमियां अभी दूर आप कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यदि हम करें बात राजा राम मोहन राय जी की तो वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किस समाज के? ब्रह्म समाज के। ठीक। वहीं विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, ये तो मालूम ही होंगे, आर्य समाज के थे। और MG रानाडे जी प्रार्थना समाज के थे। तो इस प्रकार से आप जो ए का है वह तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, इस प्रकार से आप इसका मिलान कर सकते हैं। या इनको नोट्स में भी लिख सकते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जोड़ी में नहीं पूछा जाएगा तो सिंगल में भी पूछ लेगा, इसलिए आप इसको विशेष रूप से IMP लगा लें इस क्वेश्चन को। इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। राजा राम मोहन राय अकेले में भी पूछे जा सकते हैं, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और MG रानाडे, ये चारों सिंगल में भी आ सकते हैं, इसलिए 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? अब आपको बताना है कि मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। 4 नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन सी है कल्पना दत्त, ऑप्शन डी है प्रीतिलता वाडेदार। तो अब बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये बम्बई में जन्मी थी, पारसी परिवार में। इस प्रकार इनको आप याद रखेंगे, भीमा जी कामा को। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो ये मेरे द्वारा बहुत बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। मगध साम्राज्य को पूरा समझाया गया है डिटेल से,
हिस्ट्री के लेक्चर में, उसमें अशोक को विशेष रूप से इसके जीर्णोद्धार को भी बताया गया है कि किस शासक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और किस शासक ने इसका निर्माण करवाया। तो प्लीज़ आप लोग एक बार लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें फुल डिटेल मिलेगा। बाकी ये एनालिसिस तो चल ही रहा है, ये टेस्ट सीरीज चलेगी। टेस्ट सीरीज के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, विशेष रूप से एसएसटी के 60 में 60 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ऑप्शन नंबर बी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चंद्रगुप्त सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक भी था। और इसके गुरु को पूरी दुनिया शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो न जानता हो, चाणक्य जी का नाम। तो इस प्रकार उनका नाम भी आप याद रखेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और चंद्रगुप्त मौर्य का ही पोता था, कौन? पोता यानी नाती अशोक, उसने इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। तो आप उसको भी याद रखेंगे, डिटेल मिलेगा आपको लेक्चर्स में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? पुष्यभूति इसमें दिया गया है राजवंश का नाम, और पूछता है इनकी वंशावली जो है तो किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। 4 राजाओं के नाम है। ऑप्शन ए है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन नंबर बी है राज्यवर्धन, ऑप्शन नंबर सी है नरवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है आदित्यवर्धन। तो इसमें आपको चूज करना है सही आंसर कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नरवर्धन। वंशावली की जो जानकारी है किसके नाम से प्रारंभ होती है पुष्यभूति राजवंश की, तो नरवर्धन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? यहाँ चर्चा हो रही है प्राचीन कालीन भारत की ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है, इनमें से कौन सी? ग्रामीण पूछ रहा है, नगरीय नहीं। ताम्र पाषाणिक जो संस्कृत सभ्यता थी हमारी, उसमें ग्रामीण संस्कृत प्राचीनतम कौन सी है इनमें से? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है जोरवे संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है कायथा संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है आहार संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी है मालवा संस्कृत। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत की जो ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति है वह आहार संस्कृति है। इसका कार्यकाल कब का है? तो 2100 से 1800 ईसा पूर्व। ये भी हिस्ट्री में पढ़ाया गया है। तो इस प्रकार इसको आप लेक्चर्स में इसका डिटेल आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। तो साम्राज्य की स्थापना के पूर्व उत्तरी भारत की चर्चा हो रही है, विभक्त था। तो ऑप्शन देता है ए 20 राजतंत्र शासन में, बी 2 शासन तंत्रों में, ऑप्शन सी है 10 राजतंत्र शासन में, ऑप्शन डी है 16 महाजनपद व गणराज्यों में। तो ये भी डिटेल पढ़ाया गया है, महाजनपदों का उदय या महाजनपद काल। ठीक, तो इसका डिटेल भी आप वीडियो में लेक्चर्स में आप पा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उस समय 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। तो इस प्रकार से ये 16 महाजनपद कालीन भारत मेरे द्वारा लेक्चर्स में अच्छे से समझाया गया है। तो वहाँ आप 16 महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानियाँ, विशेष रूप से मौर्य साम्राज्य की राजधानियाँ 2-3 बार बदली गई, कौन कौन थी,
ये सारी चीज़ें वहाँ डिटेल से मिल जाएंगी आपको। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो है वह है 16 महाजनपद व गणराज्यों में उत्तर भारत विभक्त था। कब? मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय। और इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंग्युत्तर निकाय से मिलती है। इसको भी आप याद रखेंगे कि इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंग्युत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। अंग्युत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है एक, उससे 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू स्तूपों यानी बालू का टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें अपर्दन के निक्षेपण से जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं तो उसी की चर्चा है कि कौन सा ऐसा अभिकर्ता है, अपर्दन करता है, जिससे बालू का स्तूप यानी बालू के टिब्बों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है पवन, ऑप्शन बी है भूमिगत जल, ऑप्शन सी है हिम नदी, ऑप्शन डी है नदी। ये भी पढ़ाया गया है, स्थलाकृतियाँ पढ़ा दी गई हैं, ज्योग्राफी का पार्ट है। तो उसमें जल, हिमानी और पवन नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ बताई गई हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पवन। यह पवन द्वारा निर्मित बालू का स्तूप, बालू का टिब्बा है। बरखान भी पवन द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। तो बरखान अर्धचंद्राकार, चापाकार होते हैं, उनके भी आप नाम याद रखेंगे। तो बालू का टिब्बा या बरखान दो ही नाम आप याद रखिए, वो पर्याप्त हैं, उससे ऊपर नहीं पूछा जाता। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? लेक्चर्स में आप जाएंगे तो वायुमंडल का संगठन एवं संरचना पढ़ाया गया है, जिसमें संगठन में विभिन्न गैसों का जिक्र है और संरचना में सभी परतों का, 5 परतों का जिक्र है। उसमें टेम्परेचर क्या होता है ऊंचाई पर जाने पर, नीचे क्या होगा, कौन कौन सी क्रियाएं किस परत में घटती हैं, किस मंडल में कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये सारा डिटेल लेक्चर्स में अपलोड किया हुआ है। तो आप वहाँ से इसका डिटेल सुन सकते हैं। बाकी अभी मैं भी बताऊँगा। तो जो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है तापमंडल, ऑप्शन नंबर बी है समतापमंडल, ऑप्शन सी है मध्यमंडल, ऑप्शन डी है क्षोभमंडल। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल, अब इनके क्रम सुन लीजिए। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। आयन मंडल को तापमान मंडल भी बोलते हैं। तो आप इनके क्रम याद रखेंगे। ये क्रम नीचे से ऊपर के मैंने बताए हैं। तो पहला जो सबसे निचला स्तर है वह है क्षोभमंडल, फिर उसके बाद समतापमंडल, फिर उसके ऊपर मध्यमंडल, फिर उसके ऊपर आयन मंडल या तापमान मंडल, फिर आता है लास्ट में बहिर्मंडल। इसकी ऊंचाई भी दी गई है। तो आप इसका डिटेल लेक्चर्स में बेहतर ढंग से पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्षोभमंडल होगा, सबसे निचली परत। इसमें मौसम संबंधी अर्थात ऋतुएं और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभमंडल में ही घटित होती हैं। जैसे बारिश होना, ओले गिरना, आंधी तूफान, ये सारी घटनाएं क्षोभमंडल में ही घटित होती हैं। लेकिन वायुयान के उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कौन सा है? तो वह है समताप मंडल। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 है, पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी पूछा गया है। अब इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सतलुज। अब आपको बताना है इनमें से कि पूर्ववर्ती नदी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सतलुज नदी, जो कि सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो सतलुज नदी को आप याद रखेंगे, यह एक पूर्ववर्ती नदी है और सिंधु नदी की सहायक नदी है। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि ऐसी नदियां जिन पर जो ढाल के अनुरूप नहीं बहती हैं, अपना मार्ग स्वयं बना लेती, ढाल के विपरीत भी बहती हैं, और जहां ऊंचाई बढ़ती है तो ये उसको चीरती हुई निकल जाती हैं, अर्थात काटती हुई चट्टानों को अपना रास्ता बना लेती है। और जो ढाल के
अनुरूप न बहे उसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। जैसे सिंधु हो गई, सतलुज हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, तो ये सब पूर्ववर्ती नदी हैं। इन पर ढाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ढाल के विपरीत बहती हैं। तो आप ढाल के विपरीत आप याद रखेंगे इसको कि पूर्ववर्ती नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये दो का ही नाम याद रखिए, ये बहुत है आपके लिए। तो इन पर भू उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भू उत्थान शब्द याद रखना, कभी कभार पूछ देता है, आप ढाल न लिख के वो भू उत्थान लिख देगा कि भू उत्थान का किस नदी पर प्रभाव, किस प्रकार की नदी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो पूर्ववर्ती नदियों पर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 है, पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं फिर से। अब यहाँ वायुमंडल का भी पूछा था, अब पृथ्वी का। तो हमारी पृथ्वी के अंदर एक लेक्चर है ज्योग्राफी का, अपलोड किया गया है, पढ़ाया गया है उसमें मेरे द्वारा। तो जब हमारी बदलती पृथ्वी आप देखेंगे, हमारी बदलती पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर, तो उसमें इसका डिटेल मिल जाएगा, बहुत सारा डिटेल उसमें मिलेगा। तो इसमें पृथ्वी की बाह्य परत पूछ रहा है, आंतरिक परत नहीं, तो इसका भी क्रम है। ऑप्शन ए है पपड़ी या क्रस्ट, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है जल मंडल, ऑप्शन डी है स्थल मंडल। तो आप एलिमिनेशन मेथड जब अपनाएंगे तो क्षोभ मंडल तो आपको मालूम है कि ये पृथ्वी का नहीं, वायुमंडल का पार्ट है। जल मंडल ये भी अलग ही है एक मंडल। तो इस प्रकार इनको दोनों काट देंगे। अब बचा स्थल मंडल और पपड़ी, तो स्थल मंडल उसी का पार्ट है। पृथ्वी के जो 3 पार्ट हैं, जैसे क्रस्ट हो गया, तो इसको हम सबसे ऊपरी परत या बाह्य परत बोलते हैं, पपड़ी या क्रस्ट को। उसके बाद प्रवार आता है, फिर उसके बाद क्रोड आता है जो सबसे आंतरिक भाग कहलाता है। फिर सियाल, सीमा और नीफे स्वेस महोदय के अनुसार, तो इनका भी वर्णन है। और पेंजिया पेंथलासा वेगनर महोदय ने जब इसका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, उसका भी जिक्र लेक्चर में मेरे द्वारा किया गया था। हालांकि उसमें जिक्र नहीं है, ये उच्च कक्षाओं में है, पर मेरे द्वारा बताया गया था कि वेगनर ने भी इसको डिटेल में। फिर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसमें फिर और डिटेल मिलता है। तो वो इस एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत हाई लेवल है, वो यूपीएससी और पीएससी और नेट में पूछा जाता है। तो इसलिए इसमें सिर्फ आप स्वेस महोदय की सियाल, सीमा, नीफे याद रखेंगे और इसके 3 भाग याद रखेंगे पृथ्वी के। इसमें कुछ असंबद्धताएं भी पाई जाती हैं जो मेरे द्वारा बताई गई हैं। मोह असंबद्धता हो गई, गुटेनबर्ग असंबद्धता हो गई, तो इस प्रकार से आप उनको भी याद रखेंगे। तो इसका जो सबसे बाहरी परत है या ऊपरी परत है उसको क्रस्ट या भूपरपटी या पपड़ी, भूपरपटी इसमें नहीं दिया, हिंदी में भूपरपटी भी लिख देता है, इसलिए आप याद रखेंगे भूपरपटी। क्रस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, पपड़ी और भूपरपटी इसको हिंदी में बोलते हैं। फिर मेंटल इंग्लिश में बोलते हैं, जो बीच का भाग होता है, मध्य भाग, और प्रवार उसको हिंदी में। फिर क्रोड को कोर बोलते हैं, क्रोड। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है 105, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। अब इसमें जल धाराओं का जिक्र है। तो पर्यावरण का लेक्चर अपलोड किया गया है, उसमें है पृथ्वी पर या पर्यावरण और जल, वायु और जल दोनों लेक्चर्स अपलोड हैं। उसमें जल में आप जाएंगे तो उसमें ये सारे मिल जाएंगे कि कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी। उसमें डायग्राम भी है, नाम भी लिखा है। नीली धाराएं उसको दर्शाती हैं जो ठंडी हैं, और लाल धाराएं गर्म को दर्शाती हैं। उसमें दिया गया है, मैप है उसमें दिया गया है विश्व का। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्यूरोसियो धारा, ऑप्शन नंबर बी है लेब्राडोर की धारा, ऑप्शन नंबर सी है कनारी की धारा, और ऑप्शन नंबर डी है क्यूराइल धारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्यूरोसियो की धारा। ये जापान द्वीप, जो जापान की द्वीप है वहाँ से प्रवाहित होती है और इधर लेब्राडोर की ओर बहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूरोसियो की धारा। यह एक गर्म धारा का उदाहरण है। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यातायात एवं परिवहन का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का।
आर्थिक भूगोल का, तो आप इसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से है, तो ऑप्शन है ए सड़क परिवहन, ऑप्शन बी रेल परिवहन, ऑप्शन सी है जल परिवहन, ऑप्शन डी है वायु परिवहन। इनमें से सबसे सस्ता परिवहन वो पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जल परिवहन, सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन है। इसके बाद आता है हमारा रेल परिवहन, इसके बाद आता है सड़क परिवहन, इसके बाद आता है वायु परिवहन। तो ये क्रम है सस्ते से महंगे की ओर। सबसे सस्ता जल परिवहन, फिर उससे थोड़ा महंगा रेल परिवहन, फिर उससे भी महंगा सड़क परिवहन और उससे भी सबसे महंगा वायु परिवहन। तो इस प्रकार आप इनका क्रम भी याद रखेंगे। तो जल परिवहन समुद्री मार्ग से जो होता है वह सबसे सस्ता होता है। पूरे शहर के शहर समा जाएंगे, ऐसे जल जहाज निर्मित किए जाते हैं इतने बड़े बड़े, इसलिए उनमें काफ़ी सारा माल एक बार में ही आ जाता है, जिसमें कई ट्रेनें भर सकती हैं, कई हज़ार ट्रक भरे जा सकते हैं। इस प्रकार वो सस्ता होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 है, गोदावरी नदी निकलती है। अब यहाँ उद्गम पूछा है नदी का कि गोदावरी जो नदी है वह कहाँ से निकलती है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है अमरकंटक से, ऑप्शन नंबर बी है बैतूल से, ऑप्शन नंबर सी है नासिक से, ऑप्शन नंबर डी है महाबलेश्वर से। तो निकलती तो महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र के दो पार्टों के नाम दे दिया है, नासिक और महाबलेश्वर, कन्फ्यूजन के लिए। ये दो बैतूल के हैं, अमरकंटक और बैतूल जो है ये मध्य प्रदेश के दो क्षेत्र हैं, अमरकंटक और बैतूल। तो गोदावरी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। अब इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नासिक में त्र्यंबक नाम की पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर भगवान भोलेनाथ का तीर्थ स्थल भी है, और महाबलेश्वर भी, दोनों तो त्र्यंबक क्षेत्र से निकलती है, महाराष्ट्र के। तो इसको आप याद रखेंगे कि नासिक जिले के, महाराष्ट्र का नासिक जिला है, वहाँ त्र्यंबक नामक गांव है, तीर्थ स्थल है, तो वहीं से निकलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जबकि ताप्ती नदी की यदि बात करें तो वो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। अनूपपुर जिला, अमरकंटक, पुष्पराजगढ़ तहसील। तो इस प्रकार इसको आप याद रखेंगे। तो गोदावरी का उद्गम स्थल है नासिक, महाराष्ट्र। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 है, स्वेज नहर जोड़ती है। ये जब आप विश्व यातायात पढ़ेंगे या विश्व परिवहन, उसमें आ जाएगा, जलीय परिवहन में। स्वेज नहर, ऑप्शन है ए भूमध्य सागर और लाल सागर को, ऑप्शन बी है लाल सागर और अरब सागर को, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर और अरब सागर को। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर। कब निर्मित की गई? 1858 में। ये इसका डिटेल है। फर्डिनेंट की देखरेख में फ्रांसीसी इंजीनियर थे एक। ये ज्योग्राफी में पीएससी यूपीएससी में ये सब पूछा जाता है। आप सिर्फ ये याद रखें किसको जोड़ती है, बाकी डिटेल थोड़ा बहुत जान लीजिए। 60 मीटर चौड़ी और 168 किलोमीटर लंबाई है इसकी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा या से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? ताप व्युत्क्रमण इसमें पूछा है, या तापमान का प्रतिलोमन। जैसे ऊंचाई पर जाने से तापमान बढ़ता है, कभी कभार कम भी होने लगता, तापमान कम होता है, सॉरी, ऊंचाई पर जैसे जैसे आप जाएंगे तो तापमान कम होता है पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बढ़ जाता है, उसको हम तापमान व्युत्क्रमण बोलते हैं। तो इसके लिए आदर्श स्थितियों की बात करता है। व्युत्क्रमण की तापमान के आदर्श स्थितियां कौन सी हैं? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है बादल युक्त आकाश, ऑप्शन बी है शांत एवं स्थिर वायु, ऑप्शन सी है लंबी ग्रीष्मकालीन दिन, ऊँट है, ऑप्शन ए है
ए, बी और सी, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है केवल सी, ऑप्शन डी है केवल बी। तो इसमें से बताना है कि तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, केवल बी। शांत एवं स्थिर वायुमंडल शांत होना चाहिए। जो इसमें ग्रीष्मकालीन लंबे दिन दिया है ना, दीर्घ लंबी रातें होती हैं, ठंडी लंबी रातें होना चाहिए इसके लिए। और आकाश स्वच्छ एवं साफ होना चाहिए, ना कि बादल युक्त, बादल रहित होता। तो ये आदर्श दशाएं हैं, बादल रहित, वायुमंडल शांत एवं स्थिर हो और लंबी ठंडी रातें हों, तो वो तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां मानी जाती हैं। मैं आपको वो तीनों बता रहा हूँ जो आदर्श स्थितियां हैं। तो इसमें एक दिया है शांत एवं स्थिर, वही पूछ रहा है, इसलिए ये सही है। बाकी जो दो और हैं तो ठंडी दीर्घ रात्रि या लंबी रात्रि और आकाश स्वच्छ एवं साफ होना चाहिए, यानी बादल रहित होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वह है केवल बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 है, मेघालय का पठार विस्तार है। ये भी पढ़ाया गया है ज्योग्राफी में कि मेघालय का पठार किसका विस्तार है। ऑप्शन है ए प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन बी है अरावली का, ऑप्शन सी है हिमालय का, ऑप्शन डी है तिब्बत का पठार। तो ये जब भौतिक विभाजन पढ़ाया गया था, भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, उसमें बताया गया है प्रायद्वीपीय पठार और उच्च पर्वतीय प्रदेश, फिर प्रायद्वीपीय पठार, ऐसे क्रम है। उत्तर का महान मैदान, फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार। तो उसमें जो ये क्रम है, तो तटीय मैदान और द्वीप समूह 5 भागों में जो बांटा गया है उसमें बताया गया है डिटेल लेक्चर्स में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, जो धंसाव के कारण अलग हो गया था। जो ये गंगा मैदान की नदियां थी ना, ये उन्हीं के कारण बीच से अलग हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रायद्वीपीय पठार। अब जो है अगला क्वेश्चन वह है 111, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो लगभग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मिल रहे थे, ये पॉलिटिक क्वेश्चन है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यहाँ पूछ रहा है। संवैधानिक सलाहकार किसका, संविधान सभा का निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए है डॉक्टर BN राव, ऑप्शन नंबर बी है KM मुंशी, ऑप्शन नंबर सी है K सुब्बा राव, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BN राव। डॉक्टर BN राव को संविधान सभा का कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछेगा। संवैधानिक की जगह कानूनी सलाहकार भी आपको लिखकर पूछ सकता है। तो डॉक्टर BN राव को आप याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति एवं अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो इस प्रकार से पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस प्रकार इनको भी याद रखेंगे आप कि अस्थायी अध्यक्ष मान लो पूछ देगा तो वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जबकि डॉक्टर BN राव कानूनी सलाहकार थे। और स्थायी अध्यक्ष के रूप में फिर जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया 13 दिसंबर 1946 वाली में। 11 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और 13 को ये हो गए, सॉरी 11 को शायद, हाँ 11 को, 9 को जो पहली थी उसमें वो थे अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर। 9, 11 और 13 ये विषम संख्याओं में 3 बैठकें हुई थी, आप इनको याद रखेंगे विषम संख्याओं से, 9, 11 और 13। तो पहली 9 को, फिर 11 को, फिर 13 को। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। कुछ समितियां हैं भारतीय संसद में, तो बड़ी समिति पूछता है। ऑप्शन ए है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी है कार्य मंत्रणा समिति, ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब इसमें बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी समिति है। भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वह है प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं।
लोकसभा के इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होंगे, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 है, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए। यहाँ मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, ठीक। तो इसमें पूछता है मूल कर्तव्य कब जोड़े गए। ऑप्शन देता है, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1979 में, ऑप्शन बी वर्ष 1978 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1977 में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1976 में। तो आपको बताना है कि कब जोड़े गए मूल कर्तव्य, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, वर्ष 1976 अर्थात 42वां संविधान संशोधन। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। तो ज़्यादातर, क्योंकि सबसे ज़्यादा संशोधन इसी वर्ष हुए थे, इसी संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत, इसलिए इसको लघु संविधान, और इसका वर्ष जरूर याद रखें 1976। तो जो मूल कर्तव्य हैं वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए। और संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। तो एक भाग 4 का और एक अनुच्छेद 51 का के तहत इनको रखा गया है। तो इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी आप देखें उठाकर, चाहे किसी भी स्टेट की पीसीएस या पीएससी देखें, या कोई भी वर्ग 1 का एग्ज़ाम देखें, वर्ग 2 का एग्ज़ाम देखें, कहीं भी देखें, सीटेट कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जीके के रूप में ये पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ। पंचायती राज से क्वेश्चन है, पूछता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है ए वर्ष 1987 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1959 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1968 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1972 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959। पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ वह वर्ष 1959 में शुरू हुआ। किनके द्वारा? तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे भारत के जवाहरलाल नेहरू जी थे। और यह कहाँ से या किस राज्य से, ये भी क्वेश्चन आया है। तो ये राजस्थान के नागौर ज़िले, इस बात को आप याद रखना। राजस्थान का नागौर ज़िला 2 अक्टूबर अर्थात उस दिन क्या होता है? महात्मा गांधी जयंती। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ही 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज का गठन प्रारंभ हुआ। और कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर ज़िले से। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी सॉरी बोलता हूँ, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। यदि हम संशोधन की बात करें कि इसमें पंचायती राज है कहाँ, तो ये लेक्चर में बताया गया है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में और 243 का से अड़ा तक पंचायती राज का क्या है? वर्णन है। तो इस प्रकार इसको 73वां संविधान संशोधन आप याद रखेंगे, बस पंचायती राज का वर्णन है उसमें। और 74वां यदि दे देगा तो वो नगर पंचायत नगरीय निकाय का वर्णन है उसमें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। ये आ गया वही क्वेश्चन जिसका भी डिटेल बताया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन पूछ रहा है। ऑप्शन है ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी है नगर निगम। 3 नगरीय प्रशासन से संबंधित है, एक सिर्फ ग्रामीण या पंचायती राज से संबंधित है, वह है ग्राम पंचायत। अब कूट देता है ए सभी चारों, बी ए बी और सी, सी बी सी और डी, डी ए बी और डी। 73वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय आधार पर लागू होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है?
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे। इसमें तीनों आ जाएंगे। पंचायती राज वाले आएंगे, नगर पंचायत वाले, नगरीय प्रशासन वाले नहीं आएंगे। उसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत होती है। इसमें ग्राम पंचायत और फिर क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक लेवल का जनपद पंचायत जिसे बोलते हैं, फिर आता है जिला पंचायत। ये पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। उसी प्रकार नगरीय पंचायत की भी त्रिस्तरीय है। नगर पंचायत है, फिर नगर पालिका और नगर निगम, उनका भी एक क्रम है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन बी इसका ए, बी और सी तीनों पंचायती राज में सम्मिलित हैं। ये 73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज आया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त की गई हैं? संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों की बात होती है, किसे प्रदान की गई हैं? ऑप्शन ए है स्थानीय निकायों को, ऑप्शन बी है राज्य तथा केंद्र को, ऑप्शन सी है केंद्र को, ऑप्शन डी है राज्य को। अब इसमें से बताना है अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं संविधान के अनुसार, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। और ली कहाँ से गई हैं? संविधान में स्रोत के रूप में ये कहाँ से ली गई हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, किस देश के संविधान से ली गई हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये कनाडा से ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो कनाडा से ली गई हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे? ये करंट का है, उस समय का है, लेकिन अभी ये नहीं पूछा जाएगा। यदि पूछा भी गया तो इसको आप एक बार सरसरी निगाह में देखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, G7 की। अभी G20 हुआ है, इंडिया में हुआ है, उसको आप थोड़ा ओवरव्यू एक दिन मैं डाल दूंगा लेक्चर्स, उसको आप देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें ऑप्शन है ए इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? यहाँ हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 31, ऑप्शन डी है 30। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 34, 34 न्यायाधीशों की संख्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 124 में दिया गया है इसका प्रावधान। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में संविधान में वर्णित है। न्यायाधीशों की यदि नियुक्ति की बात करें कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इस प्रकार इन शब्दावलियों को भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो आप इसको भी याद रखेंगे कि लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ। ऑप्शन ए है दिसंबर 2015, ऑप्शन बी है नवंबर 2015, ऑप्शन सी है दिसंबर 2014, ऑप्शन डी है नवंबर 2014। तो इसको भी आप देखते हैं। अब इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नवंबर 2014 इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत अंतर्निहित है। बताना है। ऑप्शन है ए 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। संविधान में 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है अभी तक जो हैं। पहले शुरू में 8 थी, फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इस तरह संशोधन होके 4 और जुड़ी हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। तो इसका जो सही आंसर है
तो वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है नवीं अनुसूची में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121 है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। संतुलित आहार और सुरक्षात्मक पोषक तत्व की यहाँ बात की गई है। ऑप्शन है ए विटामिन व खनिज लवण, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी कार्बोज। तो संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषण तत्व की बात की गई है कि संतुलित आहार जो है उसमें सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन सा है इनमें से, जिसमें विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा और कार्बोज इतने ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुरक्षात्मक पोषक तत्व का कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। संतुलित आहार में जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व का कार्य विटामिन व खनिज लवण करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। 4 विधियां दी गई हैं, इसमें भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि हैं तो सभी, लेकिन सर्वोत्तम पूछा है कि सर्वोत्तम इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए है सेंकना, ऑप्शन बी है तलना, ऑप्शन सी है भुनना, ऑप्शन डी है उबालना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो बॉयल करना, उबालना, यह सर्वोत्तम विधि है। सेकना, तलना, भुनने से भी ज़्यादा सर्वोत्तम विधि पूछा है, इसलिए उबालना ज़्यादा सर्वोत्तम विधि है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर अम्ल के पाचन में, ऑप्शन बी है वसा के पाचन में, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में और ऑप्शन डी है प्रोटीन के पाचन में। तो आपको बताना है कि ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 124 है, चेचक के विषाणु का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें चेचक के विषाणु का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है बैसिलस टाइफोसस, ऑप्शन बी है विब्रियो कॉलरी, ऑप्शन सी है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन डी है वेरियोला वायरस। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वेरियोला वायरस चेचक के विषाणु का नाम है, तो इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, वेरियोला वायरस को। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125 है, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए टांग की हड्डी टूटने पर, ऑप्शन बी है सामान्य मूर्छा या बेहोशी आने पर, ऑप्शन सी है पसली की हड्डी टूटने पर, ऑप्शन डी है रोगी के पानी में डूबने पर। तो यहाँ चर्चा सेफर विधि की हो रही है। सेफर विधि का प्रयोग इन 4 चीज़ों में कहाँ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। रोगी के पानी में डूबने पर सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सेफर विधि का मतलब होता है कृत्रिम सांस देना, कृत्रिम रूप से सांस देना। डूब गया है, उसके पेट को आप दाबेंगे, थोड़ा पानी नहीं आता है तो मुख से आप उसको सांस देंगे अपने, उसको बोलते हैं सेफर विधि। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 है, समपोषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है। समपोषणी या सतत पोषणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंग्लिश में बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात या संकल्पना या व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई। तो इसमें सम्मेलनों के नाम दिए गए हैं, अब आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, ऑप्शन बी है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी है विश्व विकास रिपोर्ट, ऑप्शन डी है मानव विकास रिपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ब्रंटलैंड आयोग की ही देन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या समपोषणी विकास की संकल्पना, जो आई ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही या उसी दिन से शुरू हुई चर्चा इस पर कि भैया आप दोहन ज़्यादा मत करें, ये सब
समाप्त होने की कगार पर हैं संसाधन, इसलिए आप जितना दोहन करें उससे ज़्यादा उनको सुरक्षा प्रदान करें, या कोई नए सोर्स ऐसे खोजें जो समाप्त ही ना हो, जैसे सोलर एनर्जी पर और विंड एनर्जी पर जो अभी कार्य प्रगति पर हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र के देश हैं जहां सूर्य की किरणें 12 महीने लंबवत प्राप्त हो सकती हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र जितने भी हैं, तो वो ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा वहीं प्राप्त होती है, इसलिए सोलर एनर्जी को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है वर्तमान विश्व में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। यहाँ भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की चर्चा है। ऑप्शन ए है कछुआ, ऑप्शन बी है डॉल्फिन गैंगेटिका, ऑप्शन नंबर सी है मगर, ऑप्शन नंबर डी है घड़ियाल। अब आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा जाता है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। डॉल्फिन गैंगेटिका को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। यह केवल मीठे पानी में रह सकने वाली एक डॉल्फिन की प्रजाति है, केवल मीठे पानी में। तो इसका सही आंसर जो है वह है डॉल्फिन गैंगेटिका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128 है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये क्वेश्चन भी पर्यावरण में आपको मिल जाएगा, इसका डिटेल, डॉल्फिन का भी डिटेल वहाँ मिल जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी डिटेल वहीं मिल जाएगा आपको। पर्यावरण के लेक्चर्स करीब 7-8 लेक्चर्स उसमें, कक्षा 7 की NCERT है जो पर्यावरण की, उसके सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, उसमें इसका फुल डिटेल मिलेगा आपको। तो यहाँ वन संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है, कब पारित हुआ। ऑप्शन ए है वर्ष 1980 में, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1990 में, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1986 में, ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1988 में। तो इसको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 में क्या किया गया, वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो इसको आप याद रखेंगे। वहीं यदि पर्यावरण यहाँ लिख देता पर्यावरण संरक्षण तो 86 हो जाता, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको वन संरक्षण अधिनियम में और पर्यावरण में। वहीं टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 1973, इसको भी आप याद रख सकते हैं। कुछ चीज़ें जो वॉइस में छोड़ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इनसे लिंक हो। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए। यदि पर्यावरण वन संरक्षण पूछा है, हो सकता है कि पर्यावरण संरक्षण पूछ दे या टाइगर प्रोजेक्ट पूछ दे, तो इसलिए आप उनको भी थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है। ये भी पर्यावरण का ही लेक्चर्स में बताया गया है। यहाँ हरित गृह या ग्रीन हाउस प्रभाव उसकी बोलते हैं, तो उसकी चर्चा की गई है कि 4 गैसें हैं, इनमें से कौन संबंधित नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, नाइट्रोजन। यह हरित गृह प्रभाव से संबंधित नहीं है, जबकि मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, यदि एक को चूज करना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आप इनको याद रखेंगे कि ये हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस हैं, जबकि नाइट्रोजन नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, इसलिए नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। ये भी पर्यावरण में बता दिया गया है। मृदा संरक्षण की विधि नहीं है पूछा है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन ए है जैविक खाद, ऑप्शन बी है मृदा अपरदन रोकना, ऑप्शन सी है कीटनाशक रसायन, ऑप्शन डी है फसल चक्र। इसमें यदि आप गांव से रिलेटेड हैं, थोड़ा बहुत भी आप खेती बाड़ी घूम रहे हैं गांव में, तो आप तुरंत इसका आंसर समझ पाएंगे। एक नज़र में आप जान जाएंगे कि कौन सी मृदा संरक्षण की विधि उपयुक्त नहीं है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कीटनाशक एवं रसायन का उपयोग मृदा संरक्षण की नहीं है, बल्कि मृदा को क्या करती है,
उपजाऊपन को नष्ट कर देती है, मृदा को संरक्षित नहीं करती है। जैविक खाद वर्तमान में ज़्यादा प्रेफर की जाती है, इसीलिए पॉलिसी भी चलाई जाती है, उसमें सब्सिडी दी जाती है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कि जैविक खाद का आप प्रयोग करें, हरित खाद का प्रयोग करें, जबकि रसायनों का आप कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि उर्वरा शक्ति को वो नष्ट कर देते हैं, अम्लीयता बढ़ा देते हैं मृदा में। और मृदा अपरदन रोकना ये विधि है। फसल चक्र भी पैदावार उच्च करने के लिए मृदा संरक्षण की विधियाँ हैं, जबकि कीटनाशक जो रसायन का उपयोग है वह मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। इसका आंसर इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131 है, अरहर की संकर किस्म है। अरहर यानी तुअर, तुअर की दाल जो खाते हैं आप लोग, तो उसी को अरहर बोलते हैं। तो अरहर की संकर किस्म इसमें पूछा, हाइब्रिड किस्म। तो ऑप्शन ए है आहार, ऑप्शन बी है ICPH8, ऑप्शन सी है UPAS 120 और ऑप्शन नंबर डी है ICPL 87 या 87। तो इसको आपको बताना है कि ये संकर किस्म कौन सी है अरहर की। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है IPH8। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? सोयाबीन राज्य की संज्ञा किस राज्य को दी गई है? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपको बताना है कि सोयाबीन राज्य या सोया राज्य भी पूछ सकता है, किस राज्य को इससे नवाजा गया है या इसकी संज्ञा दी गई है या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको मालूम होगा मालवा सोयाबीन का गढ़ है, तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ये MPPSC में पूछा जाता है क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 133 है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं। यहाँ ग्रीन हाउस की बात हो रही है और सब्जियाँ उगाने की विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है किचन गार्डनिंग, ऑप्शन बी है फ्लोटिंग गार्डनिंग, ऑप्शन सी है वेजिटेबल फॉर्सिंग और ऑप्शन डी है ट्रक गार्डनिंग। तो आपको बताना है कि ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वेजिटेबल फॉर्सिंग के नाम से जाना जाता है। सब्जियों को वेजिटेबल ही बोलते हैं, तो इसलिए आप इसको इस शब्दावली से भी पकड़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 134 है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। यहाँ पर मृदा के कण के घनत्व के औसत मूल्य की चर्चा की गई है। तो ये बहुत बारीकी से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके अब ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है 2.85 ग्राम पर सेंटीमीटर या पर घन सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को घन सेंटीमीटर बोलते हैं। फिर ऑप्शन बी है 2.75 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। फिर ऑप्शन सी है 2.66 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है 2.56 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। तो इसमें आपको बताना है कि मृदा के कण का घनत्व औसत मूल्य कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 2.66 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। तो इसको आप याद रखेंगे। यदि औसत की बात करें तो 2.5 से 2.7 तक, इसलिए दोनों का औसत निकालेंगे तो 2.66 आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? ये भी पर्यावरण का ही क्वेश्चन है। इसको भी बताया गया है कि बाग लगाने की जो विधियां हैं उसमें पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी अपनाई जाती है। ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी है समोच्च, ऑप्शन सी है एकांतर, ऑप्शन डी है षटभुजाकार। ये बीएड में भी आपके जब इंटर्नशिप में आपको भेजा जाता है उसमें भी ये पढ़ाया जाता है। तो इसका आप बताना है आपको सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी समोच्च विधि का उपयोग किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में बागान लगाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136 है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? ये एक टॉपिक है पॉलिटी में जिसमें लिखा गया है नगर में जीवन यापन और ग्रामीण में जीवन यापन। तो उसका ये प्रश्न है कि सिलाई मशीन कब भारी चलती है। ऑप्शन ए है शटल में धागा अटक जाने पर, ऑप्शन बी है प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर, ऑप्शन सी है बेल्ट बहुत ढीली होने पर, ऑप्शन डी है तेल की कमी तथा सफाई ना होने पर। अब आपको बताना है कि सिलाई मशीन कब भारी चलती है। ये 4 कारण बताए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तेल की कमी तथा सफाई न होने पर मशीन भारी चलने लगती है, अर्थात पुर्जे घिसने लगेंगे। पुर्जे जब घिसने लगेंगे वो लुब्रिकेंट आप नहीं डालेंगे, लुब्रिकेंट मतलब चिकनाई या तेल, साइंटिफिक भाषा में लुब्रिकेंट बोलते हैं उसको। तो उसमें तेल की कमी और सफाई ना होने पर भारी चलेगी वो मशीन, यानी कि मेहनत ज़्यादा लेगी और स्पीड कम रहेगी उसकी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछा है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोमेलेसिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस और ऑप्शन डी रिकेट्स। अब आपको बताना है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला हो जाना। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से है। एनीमिया रक्ताल्पता है, खून की कमी से रोग होता है। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में भी थोड़ा जान सकते हैं। विटामिन ए बी सी डी आप पढ़े हैं यदि, तो रतौंधी, बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स, ये ए बी सी डी के क्रम से रोग होते हैं कमी से होने वाले। तो इसका जो सही आंसर इसमें पूछा है कैल्शियम की कमी से, तो ऑस्टियोपोरोसिस, वृद्धावस्था में हड्डियों का खोखला हो जाना या सूजन आ जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 138 है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व की यहाँ चर्चा की गई है। पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन बताया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? अब इसमें ऑप्शन ए है लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी है ग्लोबिन, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी है हीम। तो इसका आप सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ग्लोबिन। तो इस प्रकार ग्लोबिन या ग्लूबिन, दोनों को आप याद रखेंगे। ग्लोबिन न देगा तो ग्लूबिन, इंग्लिश को ही हिंदी में देवनागरी में लिख दिया है, तो ये सही किया है। आप ज़्यादा इंग्लिश नाम ही प्रेफर करें। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? यहाँ यूरोप और भारत की चर्चा की गई है और जो शिक्षा शास्त्री हैं जर्मन के, उनके पाठ्य योजना की जानकारी बताई गई है कि एक कोई जर्मन शिक्षा शास्त्री हैं जिनकी पाठ्य योजना यूरोप और भारत में प्रचलित है। अब आपको बताना है ये कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है हर्बर्ट महोदय, ऑप्शन बी है डाल्टन महोदय, ऑप्शन सी है मंटेस्टी महोदय और ऑप्शन डी है फ्रोवेल महोदय। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रोवेल महोदय। फ्रोवेल जर्मन शिक्षा शास्त्री हैं जिनकी पाठ्य योजना भारत और यूरोप में प्रचलित है। इन्होंने किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति की भी संकल्पना दी। ये आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर में दिया गया है इनके बारे में डिटेल। तो इस प्रकार इसका सही आंसर फ्रोवेल महोदय हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 140 है, योजना विधि आधारित है। योजना विधि आधारित है। ऑप्शन ए है करके सीखने पर, ऑप्शन बी है देखने पर, ऑप्शन सी है सुनने पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि योजना विधि किस पर आधारित है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इनमें से कोई नहीं। परियोजनाकार आप देते होंगे बच्चों को, वही योजना विधि पूछ रखा है, तो ये बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखेंगे। ठीक, इसलिए इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 141 है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पंचम सवारी ताल में मात्राएं पूछा है, कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है ए 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 16। तो आपको बताना है कि पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 15 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे। इसको ये भी समझिए कि ये कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है। ये ताल जो है कथक नृत्य के साथ बजाया जाता है और इसके 4 भाग होते हैं, 15 मात्राएं होती हैं। इसको आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142 है, वंदे भारतम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम, सॉरी भारतम नहीं, वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय गीत है। इसके रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के भी आप याद रखेंगे और राष्ट्रगीत के भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम के जो रचयिता हैं आपको मालूम होगा, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वहीं हम बात करें राष्ट्रीय गान की तो रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर, उनको ठाकुर सरनेम से भी जाना जाता है। तो आप दोनों के नाम याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 है, राग भैरव का गायन समय क्या है? गायन समय यहाँ पूछा गया है। राग भैरव है, भैरवी है, उसका गायन समय आपको बताना है। ऑप्शन है ए रात्रि, ऑप्शन बी है सायंकाल, ऑप्शन सी है दोपहर, ऑप्शन डी है प्रातःकाल। अब आपको बताना है कि ये राग भैरव कब गाया जाता है, किस पहर में गाया जाता है, वही आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यह राग जो भैरव है, भैरवी, तो इसको प्रातःकाल गाया जाता है। इसका समय प्रातःकाल का है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 144 है, सामान्य मुद्रा में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात होता है। सामान्य मुद्रा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए है 20:1, ऑप्शन बी है 15:1, ऑप्शन सी है 10:1, ऑप्शन डी है 5:1। तो आपको बताना है कि सामान्य मुद्रा में पूछा है। यहाँ सामान्य मुद्रा में कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सामान्य मुद्रा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 15:1 होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145 है, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं। यहाँ विशिष्ट मृदा की चर्चा है, उसके वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को पूछा गया है। ऑप्शन ए है मृदा समूह, ऑप्शन बी है मृदा कणाकार, ऑप्शन सी है मृदा संरचना, ऑप्शन डी है मृदा समुच्चता। तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मृदा कणाकार। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146 है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए है एवरग्रीन, ऑप्शन बी है आल्टियस, सीटियस, फोर्टियस, ऑप्शन सी है फॉर एवर हायर, ऑप्शन डी है एवर ऑन वर्ल्ड। अब आपको बताना है कि ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, आल्टियस, सीटियस और फोर्टियस।
RTS, CTS और फोर्टियस ये ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। इसका अभिप्राय अब समझ लेते हैं। कभी कभार इसका अभिप्राय भी पूछ देता है। तो RTS का मतलब क्या होता है? तीव्रता। और CTS की यदि बात करें तो उसका मतलब होता है उच्चतर तथा मजबूती से। और तीनों के ये अर्थ हो गए आपके, तो इनको भी आप याद रखेंगे कि तीव्रता उच्च। हिंदी भी पूछ सकता है, RTS, CTS, फोर्टियस का क्वेश्चन बदल कर वो पूछ देगा कि ओलंपिक के जो आदर्श वाक्य है RTS, CTS और फोर्टियस, तो उनका अभिप्राय किन शब्दों से है, उसमें कुछ भी ऑप्शन दे देगा। तो पहले का अभिप्राय जो है तीव्रता, फिर फोर्टियस का यदि CTS की यदि बात करें तो उसका उच्चतर, और फोर्टियस की यदि बात करें तो मजबूती से। तो इस प्रकार आप तीनों के अभिप्राय भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? अर्जुन पुरस्कार विजेता है। ऑप्शन ए है दारा सिंह, ऑप्शन बी है पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन सी प्रदीप खालको, ऑप्शन डी है विशेष भृगुवंशी। तो इनमें से आपको बताना है कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पुलेला गोपीचंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पुलेला गोपीचंद अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148 है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए 10, बी 8, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। अब आपको बताना है इसमें कि मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, मनोरंजन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? आसन की चर्चा है और मजबूत किस पक्ष को करना है? घुटनों की शक्ति को बढ़ाना है। उसके लिए पूछा है कि कौन सा अच्छा आसन होगा। 4 आसनों के नाम दिया है। ऑप्शन नंबर ए है चक्रासन, ऑप्शन नंबर बी है ताड़ासन, ऑप्शन नंबर सी है वज्रासन, ऑप्शन नंबर डी है सुखासन। अब आपको बताना है कि घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा कौन सा है इनमें से। यदि आप योग करते हैं तो आपको मालूम होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सुखासन। बहुत सिंपल है, साधारण सी जो पालथी मार के आदमी बैठता है उसको बोलते हैं सुखासन। तो इस प्रकार आप इसको भी याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? यहाँ खेल विश्वविद्यालय की बात हो रही है, प्रथम की। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मणिपुर में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो ये रहा आज के सेशन का पेपर एनालिसिस, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेक्चर्स में अपलोड कर दिए गए हैं। और कितना भी घुमाए, यदि आप लेक्चर सुन रहे हैं प्रॉपर, तो कितना भी घुमाए वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। तो इस प्रकार आप सतत अभ्यास करें, जुड़े रहें, लोगों को और जोड़ें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई समस्या आती है तो उसको मैं दूर करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी।